बच्चों देखिए, अभी हमने कई सारी वस्तु थी या कहें कई सारे कण थे या आप कहें गैस का हमने देखा। आप देखना चाहते हैं कि भाई हमारा जो निकाय है इसमें दो कण है। हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टडी नहीं करना चाहते। अभी हम आसानी से समझना चाहते हैं अगर केवल दो कण हो तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं द्रव्यमान केंद्र। किस तरीके से जाने द्रव्यमान केंद्र के बारे में कि क्या है आपका द्रव्यमान केंद्र, कहाँ स्थिति है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कैसे अगर आपके हम द्रव्यमानों को मान परिवर्तित करें तो उसमें क्या स्थिति में परिवर्तन आएगा, सारी चीज जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या होती है स्थिति अगर केवल निकाय में दो पिंड है। तो मान लीजिए आपका एक निकाय है जिसमें एक कण है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका स्थिति सदिश r1 है। दूसरा द्रव्यमान है, इसका मान m2 है तथा इसका स्थिति सदिश r2 है। मैंने कह दिया इसका जो इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र आया, इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र आया, इस द्रव्यमान केंद्र का जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि स्थिति सदिश है, वो आपका जो है आरसीएम वेक्टर है। अब आरसीएम वेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर आरसीएम वेक्टर की बात करूं बेटा तो क्या लिखूंगा मैं, सूत्र को याद करो, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर बटे दोनों का द्रव्यमान m1 प्लस m2, ये लिखूंगा। अब मान लेते भाई कि अगर हमारा m1 बराबर है m2 बराबर है m के, तब क्या होगा, तब आरसीएम की स्थिति क्या होगी। अगर ये कंडीशन मानूं तब आरसीएम की स्थिति हो जाएगी बेटा, आरसीएम बराबर हो जाएगा एम आर वन प्लस एम आर टू बटे कुल द्रव्यमान 2m हो गया। तो इन दोनों का औसत जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आई ये बात। अब हम कहना चाहते हैं कि जो दो द्रव्यमान दो कण हैं, इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र जो है या इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है, इन दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। तो इस बात को हम सिद्ध करना भी चाहते हैं कि दो बिंदु निकाय हैं या दो पिंड निकाय का द्रव्यमान केंद्र उन दोनों द्रव्यमान केंद्र m1 तथा m2 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, रेखा पर स्थित होता है। ये बात हम सिद्ध करना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे सिद्ध करेंगे जरा ध्यान से सोच। द्रव्यमान केंद्र m1 तथा m2 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, सोचिए जरा। तो देखिए मैं बताता हूं बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे। देखो ये आरसीएम है ना, ये बिंदु आरसीएम है आपका, सीएम है सेंटर ऑफ मास। तो यहां से एक वेक्टर मैंने बनाया जिसका सिर यानी कि जिसका हेड m1 की तरफ है, एक और वेक्टर बनाया जिसका सिर m2 की तरफ है। इसे मैंने r2 प्राइम कहा और इस वेक्टर को मैंने r1 प्राइम कहा। ये वाला वेक्टर जो है आपका r1 प्राइम है, ये वाला वेक्टर r2 प्राइम है। अगर हम r2 प्राइम को लिखना चाहें तो देखिए r2 प्राइम बराबर होगा बच्चों r2 माइनस आरसीएम वेक्टर। ठीक, अगर हम इससे लिखें भाई r2 वेक्टर क्या हो जाएगा अपना, तो लिख देंगे आरसीएम प्लस r2 प्राइम वेक्टर। भाई r2 प्राइम वेक्टर क्या बताता है, r2 प्राइम वेक्टर बताता है सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष m2 द्रव्यमान की स्थिति। ये r2 प्राइम वेक्टर बताता है। r2 प्राइम वेक्टर क्या बताता है बच्चों, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष m2 द्रव्यमान की स्थिति। इसी तरीके से आपकी बात करूं मैं तो ये जो है m1 वेक्टर है, m1 माफ कीजिएगा r1 प्राइम वेक्टर है। तो r1 प्राइम बच्चों जो वेक्टर होगा ये होगा आपका r1 माइनस आरसीएम। क्या बताता है ये बताता है सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष m1 द्रव्यमान की स्थिति, ये बताता है। अब भाई हमने कहा कि भाई नहीं है एक रेखा पर, तो क्या होगा, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, कह देता हूं ये सेंटर ऑफ मास है, ये आपका m1 द्रव्यमान है और ये m2 द्रव्यमान है।
ठीक है, तो ये R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है। अगर M1 और M2 और RCM तीनों एक रेखा पर स्थित हो तो R1 और R2 के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। या हम कह सकते हैं R1 जो है कुछ निगेटिव एक कांस्टेंट R2 के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं अगर अगर आपके R1 अगर आपके द्रव्यमान M1 M2 तथा द्रव्यमान केंद्र CM एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो R1 और R2 की दिशाएं विपरीत होंगी। अगर नहीं होते तो भाई दिशाएं कुछ और होती, विपरीत नहीं होती, यानी कि उनके बीच का कोण 180 होगा। तो हम यही सिद्ध करना चाहते हैं। अगर हमने ये सिद्ध कर लिया तो हम कह देंगे भाई सेंटर ऑफ मास जो है द्रव्यमान M1 तथा M2 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब जो हमने अवलोकन किया है बच्चों, इस अवलोकन का प्रयोग करते हुए हम गणितीय सूत्रों का इस्तेमाल करके सिद्ध करेंगे। तो आरसीएम की जो परिभाषा है वो है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बटे कुल द्रव्यमान। M1 R1 की वैल्यू रख दो भाई, R1 क्या हो गया R1 प्राइम प्लस RCM। तो R1 प्राइम प्लस RCM, इसी तरीके से ये क्या हो गया प्लस M2 R2 प्राइम प्लस RCM बटे कुल द्रव्यमान। तो देखिए M RCM बराबर क्या हो गया M1 R1 प्राइम प्लस M2 R2 प्राइम प्लस M1 प्लस M2 और RCM बेटा आ गया कॉमन। अगर आप ध्यान से देखें M1 प्लस M2 क्या है आपका भाई कुल द्रव्यमान क्या है M1 प्लस M2। तो इसको लिख सकते हैं M1 R1 वेक्टर R1 प्राइम वेक्टर M2 R2 प्राइम वेक्टर प्लस कैपिटल M RCM वेक्टर। कैपिटल M RCM वेक्टर यहाँ है, इससे ये कट गया तो हम लिख सकते हैं M1 R1 प्राइम बराबर है माइनस का M2 R2 प्राइम के। तो देखिए आपका R1 प्राइम वेक्टर निगेटिव है R2 प्राइम वेक्टर के, तो हम कह सकते हैं भाई इन दोनों के बीच में 180 का कोण है। भाई अगर दो वेक्टर एक वेक्टर दूसरे का निगेटिव होता है तो उन दोनों वो क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, तो वहां पर उन दोनों के बीच का जो कोण होता है 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं भाई ये दोनों देखो आपके एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, अतः द्रव्यमान केंद्र जो है M1 तथा M2 को मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित होता है। अब किसके करीब होगा, क्या ये M2 के करीब होगा या M1 के करीब होगा? आइए देखते हैं, यहां से समझते हैं बच्चों। तो मैं लिख देता हूं यहां पे देखिएगा किसके करीब होगा। R1 वेक्टर जो है R1 प्राइम, तो R1 प्राइम वेक्टर जो है बच्चों ये बन जाएगा आपका माइनस का M2 बाई M1 R2 प्राइम। दोनों का अगर मॉड ले ले तो क्या हो जाएगा M2 बटे M1 R2 प्राइम का भी मॉड हो गया, यानी कि परिमाण हो गया, यानी कि इसकी लंबाई में संबंध। अगर आपका M1 ज्यादा है M2 से, M1 ज्यादा है आपका M2 से, तो निश्चित तौर पर आपका R1 प्राइम छोटा हो जाएगा R2 प्राइम से, यानी कि R1 प्राइम की जो लंबाई है कम हो जाएगी R2 प्राइम से। मान लो पहले क्या था आपकी क्या है ये R1 प्राइम, ध्यान से समझना R1 प्राइम भाई ये आपका M1 द्रव्यमान है, ये सेंटर ऑफ मास है, और आपका ये M2 द्रव्यमान है। तो देखिए आपकी R1 प्राइम तो ये हुआ ना ये, और R2 प्राइम ये हुआ, तो आपका अगर M1 द्रव्यमान ज्यादा है तो R1 प्राइम की लंबाई हो गई कम, और अगर R1 प्राइम की लंबाई बच्चों कम हो गई तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि द्रव्यमान केंद्र जो है भारी वाले द्रव्यमान के पास है, यानी कि जिस द्रव्यमान का मान अधिक है, जिस द्रव्यमान का मान अधिक है उसके पास में, यानी कि जिसका जितना ज्यादा मास होगा
उसके उतना ही करीब द्रव्यमान केंद्र होगा। अब देखो और देखो, इस बात से ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम कहें कि R2 आपका जो है M2 मास ज्यादा है, हम केस सेकंड देख लेते हैं बच्चों यहीं पे। केस सेकंड देखो, अगर मैं कहूं आपका M2 बहुत ज्यादा है M1 से, तब क्या होगा? हमने अभी क्या लिखा था? हमने लिखा था M1, देखिएगा यहां से देख रहा हूं मैं, R2 प्राइम आपको दिखाऊं तो R2 प्राइम क्या हो जाएगा, या R1 प्राइम के भी संबंध में लिख सकते हैं। R2 प्राइम का जो मान आएगा वो आएगा M1 M2 और R1 प्राइम का भी परिमाण। अब आपका M2 ज्यादा है तो निश्चित तौर पे R2 प्राइम क्या हो गया, कम हो गया R1 प्राइम के परिमाण से। ये दोनों का परिमाण देखिए, यानी कि R1 प्राइम की लंबाई ज्यादा हो गई, R2 प्राइम की लंबाई कम हो गई। अब R1 प्राइम कहां से कहां तक है, ये लंबाई, और आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ये पहला द्रव्यमान है, और आपका R2 प्राइम कहाँ है भाई, जो आपका M2 है वो ये है, और ये क्या हो गया आपका R2 प्राइम। तो आपका देखिए R2 प्राइम की लंबाई कम हो गई, यानी कि सेंटर ऑफ मास अब M2 वाले की तरफ है। इसका मतलब जिसका पलड़ा भारी उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि हम यहां से ये समझ सकते हैं बच्चों कि जो सेंटर ऑफ मास है, जिस द्रव्यमान का मान अधिक होगा, जहां पर द्रव्यमान अधिक होगा वहीं पर सेंटर ऑफ मास उतना ही उसके करीब होगा। ठीक है, जिस पिंड का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना करीब होगा पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के पास में। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझ में आया, तो यहां तक की पहले बच्चों बातें नोट कर लो। मैंने केस 1 केस 2 लिखाया है आपको, इसे भी नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। आइए बच्चों एक प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है और कई जगह इस तरीके के प्रश्न इस्तेमाल हो जाते हैं। क्या प्रश्न है कि भाई दो अपने पास पिंड हैं, दो द्रव्यमान है, एक M1 द्रव्यमान है, एक M2 द्रव्यमान है। इस ये ओरिजिन से आपके मूल बिंदु से O से X1 पे रखा है और वो X2 पे रखा है। अब अगर पहले द्रव्यमान को हमने थोड़ा सा खिसका दिया, कितना खिसका दिया, डेल्टा X1 खिसका दिया, डेल्टा X1 खिसका दिया, पहले द्रव्यमान को डेल्टा X1 अगर खिसका दिया तो दूसरे द्रव्यमान को कितना विस्थापित करें कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई परिवर्तन ना आए, यानी कि डेल्टा एक्सीएम, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी परिवर्तन ना आए, हम ये देखना चाहते हैं। तो कैसे देखें, आइए सवाल को ही समझते हैं। हम क्या चाहते हैं कि डेल्टा x2 का मान क्या हो जिससे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंज ना आए, डेल्टा एक्सीएम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हम ये देखना चाहते हैं। बहुत आसान तरीका है, एक्सीएम का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, M1 X1 M2 X2 बटे कुल द्रव्यमान। अब डेल्टा एक्सीएम क्या चाहते हैं, जीरो चाहते हैं, तो पहले डेल्टा एक्सीएम की वैल्यू देखो, ये हो जाएगा M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2, यानी कि डेल्टा X1 पहले द्रव्यमान का विस्थापन, डेल्टा X2 दूसरे द्रव्यमान का विस्थापन बटे कुल द्रव्यमान। अब पहले द्रव्यमान का, अब देखो हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्सीएम जीरो चाहिए, तो हमने जीरो रख दिया, तो ये हो गया M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 बटे कुल द्रव्यमान। अब देखें आप, तो आपको यहां देखने को मिलेगा भाई ये इधर जाएगा गुणा में तो जीरो में हो जाएगा, तो M1 डेल्टा X1 बराबर M2 डेल्टा X2, तो डेल्टा X2 का मान यहाँ पे देखिए ऋणात्मक भी आ जाएगा ये, तो डेल्टा X2 का मान हो जाएगा माइनस का M1 M2 डेल्टा X1, यानी कि अगर पहले द्रव्यमान को हमने आगे की तरफ बढ़ाया डेल्टा X1 से, तो ये जो डेल्टा X2 है ये हमारा निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसे इधर की तरफ ले जाना पड़ेगा, विपरीत दिशा में ले जाना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल है ना। चलो इसे बच्चों फटाफट से नोट कर लो एकदम तेजी से। अब बच्चों एक और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं,
मान लीजिए आपका द्रव्यमान एक m1 है और m1 से d दूरी पर दूसरा द्रव्यमान रखा है m2, तो बताइए इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी। अगर हमें ऐसा ज्ञात करना है तो हम कह देते भैया m1 हमारा मूल बिंदु पर रखा है और m2 जो है वो d दूरी पर है। ये हमारी x एक्सिस है हमने मान ली, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है d, 0 हो जाएगा। और हम यहाँ से लिखेंगे बच्चों, द्रव्यमान केंद्र अगर लिखना चाहते तो एक्सीएम बराबर लिखेंगे 0 गुणा m1 प्लस m2 गुणा d बटे m1 प्लस m2। तो एक्सीएम की वैल्यू आ जाती है देखो m2 इंटू डी बटे m1 प्लस m2। तो ये एक्सीएम की वैल्यू आ गई। तो हमें पता चल गया भाई द्रव्यमान केंद्र की जो वैल्यू है वो ये है। तो एक बेसिक क्वेश्चन था। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा। चलो पहले से नोट कर लो फिर बनाते हैं इसको। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आने वाला है। बेसिक क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करें इसके ऊपर आधारित है। आइए देखते हैं। अब देखिए आपका 1 केजी का द्रव्यमान है, 2 केजी का द्रव्यमान है, 3 केजी का द्रव्यमान और 4 केजी का द्रव्यमान। ये सारे के सारे द्रव्यमान जो है आपके एक स्क्वायर फ्रेम पे रखे हुए हैं, मासलेस स्क्वायर फ्रेम है उस पे रखे हुए हैं। अब पूछ लिया इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, हमने कहा कि ये जो है हमारा y एक्सिस है और ये जो हमारी है x एक्सिस है। तो ये जो आपका बिंदु हो गया 0, 0, 1, 0, 1, 1 और 0, 1। ये हो गया, हमने इन सारे बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए बच्चों। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, एक्सीएम का सूत्र लगा देना है। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बटे कुल द्रव्यमान। तो सबसे पहले कुल द्रव्यमान देख लो, 2 1 3 3 6 6 4 10। कुल द्रव्यमान कितना हो गया भाई, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 किलो का हो गया। अब हमने लिखा m1, m1 कितना, m1 1 और x1 0, तो 0। m2 देखो 2 kg x1 2, m3 कितना 3 kg और x3 1, x4 कितना, x4 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया बटे 10। तो 3 2 5 बटे 10, 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 हो गई एक्सीएम की वैल्यू। YCM देखते हैं बच्चों, YCM की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो फिर से क्या सूत्र होता है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस, ये याद हो जाए, अभी तो लिख रहा हूं आगे सवालों में नहीं लिखूंगा, ये याद हो जाए आपको, तभी आप फटाफट फटाफट से सवाल कर पाओगे। अब m1 की बात कर लो भाई, इसका तो 0 ही हो गया, मतलब ही नहीं है। m2 की बात करो, m2 किधर गया भाई, m2 ये रहा, इसका भी 0 हो गया, मतलब ही नहीं है। m3 और y3 की बात है भाई, तो m3 का मान कितना है 4, माफ कीजिएगा बच्चों, m3 का मान है 3 और इसका y है 1 और m4 का मान है 4, इसका भी y है 1 और नीचे आ गया 10, तो 0.7 हो गया, ये 1 बटे 2 0.5 हो गया। तो YCM की वैल्यू आ गई 0.7। तो अब बच्चों अगर ये 0.7 आ गया है तो हम लिख दे भाई XCM और YCM के जो कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक हैं, उनका मान आ गया 0.4, 0.7। आसान सी एक वैल्यू, इसे फटाफट आप नोट कर लें और फिर आगे के देखेंगे प्रश्न। आइए बच्चों एक और सवाल देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, पर करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है जिसका स्थिति सदिश दे दिया, आपको एक 3 किलोग्राम का द्रव्यमान दे दिया, इसका स्थिति सदिश दे दिया। आपसे पूछा गया कि बताइए इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश क्या होगा। आप क्या इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो, m1r1 लगा देंगे, m2r2 वेक्टर बटे m1 प्लस m2, कहानी खत्म। देखो गलत कुछ नहीं है, पर कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। मैं तुमको तरीका बताता हूं, उसको देखो। सबसे पहले कुल द्रव्यमान निकाल लो, 3 2 5, एक कहानी तो ये खत्म हुई।
फिर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, क्या लिखोगे, m1 इंटू एक्स 1, तो 2 गुणा 3 6, m2 इंटू x2, तो 3 गुणा -2, जीरो पहले ही आ गया भाई। ये तो देखो जीरो पहले ही आ गया। YCM की वैल्यू देख लो, तो क्या करोगे, देखो m1 गुणा y1 -10, m2 गुणा y2 +9 बटे 5, तो कितना हो गया, -1/5। ZCM की वैल्यू निकाल लो, देखो 2 गुणा 6 12, 4 × 3 -12, तो कितना हो गया ये, और बटे 5, ये हो गया 0। तो अब हमें समझ में आया कि केवल YCM है। अब इसको क्या लिख दोगे, स्थिति सदिश को, भाई YCM के साथ इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, तो -1/5 जे कैप, जैसे लिख सकते हैं -0.2 जे कैप, -0.2 जे कैप। तो बच्चों ये हो गया आंसर। आज के लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में जाना, बहुत कुछ जाना। तो बच्चों अब मैं सिद्धार्थ रितश आपसे लेता हूँ विदा। मेहनत से पढ़ें, कहीं कोई डाउट आए कमेंट में बताएं। बाय बाय, जय हिंद।